हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारुक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारुक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो हम सीखेंगे उनके बेसिक यूज़ के बारे में कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशन में सेफालोस्पोरिन ड्रग्स यूज़ की जाती है। जानेंगे उनके वर्किंग के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होती है, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या रहते हैं और डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी करेंगे और जानेंगे कि ये मेडिकेशंस किस तरह से काम करती है और किस तरह से उनको यूज़ किया जाता है। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारुक्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मारुक्स फैमिली। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, सीखिए बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में, मेडिसिन कोर्स के अंदर कि कौन सी दवा यूज़ होती है, उनके डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में सरल भाषा में फार्मारुक्स के ऊपर। तो मेडिसिन कोर्स को एक्सेस करने के लिए ये नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वहाँ पे आप देखिए अलग अलग हॉलीवुड की मूवीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन की हुई स्टोरी के साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब समझिए सेफालोस्पोरिन्स के बारे में। तो सेफालोस्पोरिन जो है वो एक मेजर ग्रुप है एंटीबायोटिक्स का कि जिनको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स भी कहा जाता है, फिर उनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी कहा जाता है और पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक्स भी उनको कहा जाता है। कि जब पेनिसिलिन काम नहीं करती, जैसे कि एमोक्सिसिलिन है, एम्पेसिलिन जैसे एंटीबायोटिक्स जो पेनिसिलिन क्लास के वो काम नहीं करे, तो उस वक्त सेफालोस्पोरिन जो है वो इफेक्टिव साबित होती है। और ये जो सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स है वो सेफालोस्पोरियम एक्रीमोनियम करके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके कल्चर को डेवलप करके बनाया गया था 1945 के अंदर गैसेफे ब्रोडजू द्वारा। फिर उसके बारे में और डिटेल में जाने तो ये स्पेशली जो फूग होती है कि जिसको एक्रोमोनियम कहा जाता है, उसमें से सेफालोस्पोरिन को जो है वो डेवलप किया जाता है। और सबसे पहली जो कॉमर्शियल सेफालोस्पोरिन जो डेवलप हुई वो थी सेफालोथिन, कि जो इली लिली कंपनी ने लॉन्च किया था 1964 के अंदर। तो ये बहुत पुरानी एंटीबायोटिक क्लास के मेडिकेशन से। तो इस तरह से उनका स्ट्रक्चर होता है कि पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है और सेफालोस्पोरिन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो दोनों के स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर है, सिर्फ एक रिंग में ही उनका एक डिफरेंस होता है कि यहाँ पे आप देखो तो ये वाला एक स्ट्रक्चर यहाँ पे जो है और ये जो स्ट्रक्चर की जो सेफालोस्पोरिन के अंदर 6 मेंबर रिंग है, जबकि पेनिसिलिन के अंदर 5 मेंबर रिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब समझते हैं उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अलग अलग जनरेशन के सेफालोस्पोरिन्स होते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में आएगा और उसमें भी जो पेरेंट्रली जो यूज़ होते हैं कि जो इंजेक्शन के तौर पे पेशेंट को लगाए जाते हैं, तो वो है एक सिफालोथिन करके है, फिर सिफालोरिडिन करके है, तीसरा हम देखें तो सिफाजोलिन। तो ये 3 ऐसा है कि जो पेरेंट्रली इफेक्ट है कि यहाँ पे आप देखो एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन सिफालोथिन इंजेक्शन है कि जो इंट्रामस्कुलर आईवी के तौर पे लगाया जाता है। जब आप आईवी लगाते हैं तो उसको डाइल्यूशन करना जो है वो ज़रूरी होता है। फिर ओरली इफेक्टिव फर्स्ट जनरेशन देखें तो वो है सिफालेक्सिन है, सिफाड्रोक्सिल है, और ओरल एंड पेरेंट्रली दोनों जो इफेक्टिव है तो वो है सिफ्राडिन करके। तो जब आप उसको याद रखते तो उनमें कुछ कॉमन रहता है कि उनके स्पेलिंग की हम बात करें तो PHA जो है वो कॉमन रहता है कि आप सभी के स्पेलिंग्स के अंदर आप ये देखो तो PHA या फिर ये FA जो है वो कॉमन है, या फिर PHRA, यहाँ पे भी PHA है, यहाँ पे भी PHA है। तो ये खास आप ध्यान रखें कि जो फर्स्ट जनरेशन के जो सेफालोस्पोरिन है उनके स्पेलिंग में ये एक चीज़ आपको कॉमन जो है वो देखने को मिलेगी। अब सीखते हैं सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन में जो पेरेंट्रल इफेक्टिव है तो वो है सिफामाइसिन करके है, सेकंड है सिफोक्सिटिन है, सिफोटेटान है, सेफ मेटाजोल है और सीफ्यूरोक्सिम। तो यहाँ पे आप देखो ये मार्केटेड फॉर्मुलेशन है कि सीफ्यूरोक्सिम और सोडियम का ये इंजेक्शन है IP के अकॉर्डिंग कि जो 250 mg में भी है, 750 mg और 1.5 ग्राम की जो GS के ग्लैक्सोस्मिथलाइन फार्मास्यूटिकल उसको बनाते कि वो एक इंजेक्शन है कि जो IV और IM दोनों यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। फिर
सीफोटेटान के भी यहाँ पे इंजेक्शन जो है वो आप देख रहे हैं। तो ये हो गए पैरेंट्रल की जो सेकंड जनरेशन सेफालोस्पोरिन कहे जाते हैं। फिर उसमें ओरल हम देखें तो सेफाक्लोर करके आता है, सेफ्रोजिल है और सेफ्यूरोक्सिम एक्सेटिल। तो यहाँ पे आप देखो कि जब एक्सेटिल है तो वो टैबलेट डोजेस फॉर्म में है कि यहाँ पे उसके टैबलेट है, जबकि जब सिर्फ सेफ्यूरोक्सिम होता है तो वो इंजेक्शन के फॉर्म में होता है। तो ये खास आपको एक ध्यान रखना है। इनके स्पेलिंग्स में कुछ कॉमन देखें तो आपको यहाँ पे FA या फिर FO देखने को मिलेगा उनके स्पेलिंग्स के अंदर, खासकर कि यहाँ पे अभी आप देखो ये FA है। फिर बाकी के अंदर जो है वो कॉमन चीज़ है कि सेफ्यूरोक्सिम जो है वो दोनों के अंदर कॉमन है। तो ये है सेकेंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन की हम बात करें तो पेनरेंट्रली जो है वो सिफोटैक्सिम है, फिर सेप्टिजॉक्सिम करके है, सेप्ट्रिएक्सोन है और सेप्टाजिडिम है और सेफोपेराजोन है। तो यहाँ पे आप उसके स्पेलिंग्स के अंदर कुछ कॉमन देखो तो पीछे IME आपको देखने को मिलेगा कि ये स्पेलिंग्स के अंदर पीछे IME है, या फिर 1 जो है वो आपको मिलेगा कि यहाँ पे IME आ गया और यहाँ पे ये 1। तो सभी के स्पेलिंग्स में आपको ये चीज़ जो है वो कॉमन देखने को मिलेगी सेफालोस्पोरिन के अंदर। फिर उसमें ओरली एक्टिव हम देखें तो सेफेक्सिम की जो बहुत ही फेमस एक मेडिकेशन है कि यहाँ पे आप उसका मार्केटेड फॉर्मुलेशंस देखो। सेफेक्सिम्स के टैबलेट की जो 200 mg में है, महासेप करके जो मैनकाइंड का एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन है। फिर सेकंड हम देखें तो वो है सेफपोडोक्सिम प्रॉक्सेटिल, तो उसका एक ओरल फॉर्मुलेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीपोड करके जो ड्रॉप्स है, पीडियाट्रिक ड्रॉप्स, और उसके एडल्ट के लिए टैबलेट्स भी आते हैं। फिर सेफडेनिर का ये जो सस्पेंशन है कि जो बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए, सेप्टिब्यूटेन है और सेप्टामेट पीवॉक्सिल। तो ये जो है वो ओरली इफेक्टिव थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन मेडिकेशन से। फिर फोर्थ जनरेशन में देखें तो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्रली एक्टिव 2 एंटीबायोटिक्स है। एक है सेफेपाइम कि यहाँ पे जो उसका मार्केटेड फॉर्मुलेशन आप देख रहे हैं इमीपाइम करके, तो ये है सेफेपाइम और दूसरा सेफ पिरोम। तो ये 2 ही है और वो पेरेंट्रली एक्टिव है। फिर फिफ्थ जनरेशन की हम बात करें तो उसमें भी पेरेंट्रली एक्टिव हम देखें तो एक है सेप्टोबिप्रोल करके है और सेकंड मेडिकेशन हम देखें तो सेप्टा और रोलिन है। फिर तीसरा है सेप्टोलोजेन। तो इनमें कॉमन हम देखें तो पीछे आपको ये रोल मिलेगा या फिर RO और L जो है वो ये दोनों में कॉमन है। तो ये हो गई अलग अलग सेफालोस्पोरिन क्लास के मेडिकेशन। अब जानते हैं उनके मेकेनिज्म के बारे में। तो उनकी मेकेनिज्म सेम रहती है पेनिसिलिन की तरह की, जो बैक्टीरियासिडल एक्शन देते हैं कि जहाँ पे पेनिसिलिन काम नहीं करती तो वहाँ पे सेफालोस्पोरिन जरूर से काम करती है। तो ये मेडिकेशंस क्या करती है, जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की उसके सिंथेसिस को जो है वो सबसे ज़्यादा असर कर दे कि इनहिबिट कर देती है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनती है और वो सेल वॉल बनती है पेप्टिडोग्लाइकेन करके एक मटेरियल आता है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने सेल वॉल बना के लिए पेप्टिडोग्लाइकेन का सिंथेसिस करते हैं कि जिससे वो अपनी ये सेल वॉल बना सके अपने आसपास। बट सेफालोस्पोरिन क्लास के मेडिकेशन क्या करते हैं, ये सेल वॉल का लाइसिस कर देते हैं, उसको डिसरप्ट कर देते हैं सिंथेसिस को, कि जिसके कारण बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल नहीं बना पाता और सेल वॉल ना बनने के कारण वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की तरह ही अपना काम करते हैं जैसे कि पेनिसिलिन्स करते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम के अंदर आप देखोगे तो उनकी बैक्टीरियासिडल एक्शन रहती है कि यहाँ पे जो आप सेल वॉल देख रहे हैं बैक्टीरिया की, तो ये वाली जो सेल वॉल है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन काम करता है, बेसिट्रासिन काम करता है, सेफालोस्पोरिन और वेनाकोमाइसिन। तो ये सभी की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो सेम है। तो ये क्या करते हैं कि जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल के पास जो है वो अंदर की ओर लोकेटेड होता है, तो उसके साथ बाइंड कर देते हैं और पेप्टिडोग्लाइकेन का सिंथेसिस को नहीं होने देते, कि जिससे सेल वॉल सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है कि ये वाली जो पूरी सेल वॉल आप ये डायग्राम में जो ब्लू कलर की देख रहे हैं वो सेल वॉल नहीं बन पाती
और उसके कारण बैक्टीरिया जो है वो अपना ग्रोथ नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से ये बैक्टीरिसीडल भी एक्शन देता है। वीडियो के बीच में आपको बता दूं कि हमने जो हमारे सेकंड चैनल स्टार्ट की है उसको जरूर से सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब समझिए सेफालोस्पोरिन के यूज क्या है, कि ये जो एंटीबायोटिक्स कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट करते। तो ये ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस होते हैं उसको भी ठीक करता है, साथ ही साथ जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के कारण जो इन्फेक्शन होते हैं दोनों को ट्रीट करता है। उसी के कारण उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है। फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, सेप्टिसेमिया को ट्रीट करता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो, या फिर हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन, कि जब आप हॉस्पिटल में हो और वहाँ पे आपको इन्फेक्शन हुआ है या फिर हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट है, तो उस वक्त थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो ब्रोंकाइटिस की जो एक रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसमें यूज़ किया जाता है, गोनोरिया में। फिर कान में जो इन्फेक्शंस होते हैं कि जिसको हम ईयर इन्फेक्शंस कहते हैं उसमें भी सेफालोस्पोरिन यूज़ की जाती है। थ्रॉट इन्फेक्शन कि गले में खाराश होना, फिर टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन होना, फिर फेरिंगाइटिस के जब गले में सूजन आ जाती है वहाँ पे इस तरह से छाले बन जाते हैं, तो वो कंडीशन को भी ये मेडिकेशंस ठीक करती है। फिर टॉन्सिल्स में आपको इन्फेक्शन से, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, या फिर आपको बोन एंड जॉइंट्स का इन्फेक्शन हुआ है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज है, मेनिंजाइटिस है, न्यूमोनिया, यूटीआई, सेप्सिस, गोनोरिया, फिर सेल्यूलाइटिस की जो कंडीशन की जो स्पेशली एक स्किन इन्फेक्शन है उसको भी ये मेडिकेशंस ठीक करती है। फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो कि चाहे वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो या फिर आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, सभी को ठीक करता है। एंडोमेट्रिटिस को भी ये ठीक करता है कि जो स्पेशली इन्फ्लेमेशन होता है आपके एंडोमेट्रियम के अंदर, तो उसको भी ये ठीक करता है। और इंट्रा ऑब्डिमल जो इन्फेक्शंस होते हैं ये सभी को सेफालोस्पोरिन क्लास के एंटीबायोटिक्स ठीक करते हैं। अब उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि ये मेडिकेशंस लेने के बाद आपको पेट में अनकंफर्टेबल जैसा फील होता है, कि जिसको स्टमक डिस्कम्फर्ट कहा जाता है, नोजिया वोमिटिंग जैसे हो सकती है, डायरिया हो सकते हैं, फिर थ्रस मतलब कि जो वाइट फंगस जो होती है माउथ में, जो यीस्ट इन्फेक्शन जो कहते हैं, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सेफालोस्पोरिन के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण। फिर ब्लड के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, रैसेस या फिर आपको इचिंग जैसा फील होना, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कुछ लोगों को, फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, गैस हो जाती है, सिर दर्द जैसा होना, डिजीनेस, एंजाइटी जैसा फील करना मतलब कि चिंता, फिर ड्राउसीनेस मतलब कि नींद जैसा आना, फिर रात को यूरिनेशन टाइम आपका बढ़ जाता है, बहती नाक मतलब कि रनी नोज जैसे साइड इफ़ेक्ट डेवलप करती है ये मेडिकेशन। सोर थ्रोट मतलब कि ओवरडोज में लेने से आपको गले में खाराश जैसे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कफिंग हो सकती है, या फिर वजाइनल इचिंग या फिर डिस्चार्ज जैसे साइड इफ़ेक्ट ये मेडिकेशंस करती हैं। उनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड प्रिकॉशंस देखें तो अगर आपको पेनिसिलिन की एलर्जी है, कि ऑलरेडी आपको पता है कि कोई भी पेनिसिलिन आप लेते हैं और उसकी आपको एलर्जी हो जाती है, तो सेफालोस्पोरिन जो है वो बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ या फिर उसको लेना अवॉइड करना चाहिए। फिर कोई प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड में हो, तो ये मेडिकेशंस को आप अवॉइड करें, या फिर जब बेनिफिट्स ज़्यादा है और रिस्क कम है तो ही उसको आप यूज़ करें। फिर आपको जीआई डिसऑर्डर से मतलब कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक रिलेटेड कुछ बीमारी है, जैसे कि आपको पेप्टिक अल्सर है, आपको आईबीएस का प्रॉब्लम है, आपको आईबीडी का प्रॉब्लम है, तो ये मेडिकेशंस को प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करें। फिर आपको हाइपर सेंसिटिविटी है, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती है सेफालोस्पोरिन से, या फिर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस देखने को मिलती है, कि जैसे कि समझे कि आपने सेफेक्सिम ली थी या फिर आपने कोई भी सेफालोस्पोरिन ली थी और उससे ये प्रॉब्लम हुआ था, तो ये मेडिकेशंस को जो है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि आपकी आंखें फूल जाना, स्वॉलन आइज, आपके लिप्स के ऊपर सूजन देखने को मिला, आपकी जीभ जो है, हार्ट रेट आपके बढ़ रहे हैं, आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा है या फिर वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, आपको हाइव्स डेवलप हो रहे हैं आपकी बॉडी के ऊपर, रैसेस बन रहे हैं, या फिर अचानक से कॉन्शियसनेस आपकी जो है वो लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सिर दर्द होता है, कन्फ्यूज़न, तो ये सभी कंडीशंस में जो है वो ये मेडिकेशंस को बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ यूज़ की जाती है, या फिर उनको
अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज अचानक से आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है। फिर उनके वार्निंग्स के बारे में हम बात करें तो आपको एलर्जी है किसी भी सेफालोस्पोरिन की तो ये अवॉइड करें, बिकॉज ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है, एंटीबायोटिक्स है, तो उनको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पे जो आप रेड लाइन देख रहे हैं, फिर RX भी लिखा हुआ है, मतलब कि अंडर मेडिकल सुपरविजन ही सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स जो है वो आपको यूज़ करनी चाहिए। बिकॉज ये रेड लाइन भी है, लाल लकीर है, और प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड एंटीबायोटिक्स मेडिकेशन से। दूसरे कुछ वार्निंग्स देखें तो अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है और साथ में आपको दस्त भी है तो सेफालोस्पोरिन्स आप यूज़ ना करें, या फिर आपको वाटरी डायरिया है, लूज मोशन है, ब्लडी डायरिया हो रहा है, डिसेंट्री जैसी कंडीशन है। फिर जॉन्डिस के कंडीशन में भी सेफालोस्पोरिन यूज़ नहीं की जाती। फिर आपकी स्किन येलो है, स्टूल डार्क आ रहा है, कन्फ्यूज़न है, वीकनेस है, सीजर मतलब कि कन्वल्जन्स आते हैं, या फिर आपको एलर्जी है किसी भी सेफालोस्पोरिन की, जैसे कि आपको सेफपोडोक्सिम की एलर्जी है तो आपको कोई भी सेफालोस्पोरिन की एलर्जी हो सकती है, तो ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। फिर आपको हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है तो भी उसको यूज़ ना करें। उनके कुछ ड्रग इंटरेक्शंस हम देखें तो पेनिसिलिन के साथ उनको कॉम्बाइन ना करें, कि शुड नॉट यूज़ विथ पेनिसिलिन, तो सेपरेट यूज़ करना चाहिए। बिकॉज इनएक्टिवेशन हो जाती है मेडिकेशन का, कि अगर आप दोनों साथ में लगाते हैं या फिर साथ में यूज़ करते हैं तो पेनिसिलिन की इफ़ेक्ट और सेफालोस्पोरिन की इफ़ेक्ट दोनों एक दूसरे को जो है वो इनएक्टिव कर देते हैं, कि जिससे साथ में ये मेडिकेशन यूज़ ना करें। तो ये फिर से ध्यान रखो, पेनिसिलिन जैसे कि एम्पेसिलिन है, एमोक्सिसिलिन है, उसके साथ कभी भी सेफेक्सिम या फिर सेफ्ट्रिएक्सोन वगैरह कॉम्बिनेशन में यूज़ ना करें। उनके बीच ड्रग इंटरेक्शन होती है और मेडिसिन की इफ़ेक्ट कम हो जाती है। फिर जो एमिनोग्लाइकोसाइड्स है उनके साथ भी उनको यूज़ ना करें, बिकॉज ये क्या करती है, जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब कि आपकी किडनीज जो है वो और ज़्यादा ख़राब कर सकती है ये मेडिकेशंस। फिर जो एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं उनके साथ यूज़ ना करें, बिकॉज ये ब्लीडिंग जो है वो इंक्रीज़ करवा सकती है। फिर अल्कोहल के साथ यूज़ ना करें, कि अल्कोहल जो है वो आप यूज़ करते हैं तो उसके कारण आपको डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस जो है वो आपके बॉडी के ऊपर हो सकती है, कि इसके जैसे कि हमने एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस देखे, ऐसे ही डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस होते हैं, कि अचानक से हार्ट बीट इंक्रीज हो जाना, एलर्जिक रिएक्शंस जैसा डेवलप हो जाना शरीर के ऊपर। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। ऐसे ही सीखे मेडिसिन कोर्स में अलग अलग क्लास के मेडिकेशंस के बारे में, उनके यूज, डोज, साइड इफेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशंस 1 साल तक सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ में, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में 1 साल तक। तो व्हाट्सएप करें हमें 9016312020 पे ये मेडिसिन कोर्स को एक्सेस करने के लिए, या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड करें। एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।